हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रकली प्रजापति आप सभी के लिए लेकर आज हम आए हैं। ये जो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से जो ये प्रश्न पत्र आया है अभी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का, तो ये प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र है हिंदी का कक्षा 10वीं का। तो ये प्रथम अभी प्रश्न अभ्यास है। इसी के जैसे अभी 3 प्रश्न अभ्यास और आएंगे। तो आप कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए है, जैसा कि यहाँ ये निर्देश दिया गया है विद्यार्थियों के लिए निर्देश पहले में है। इस पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। फिर यहाँ पे दूसरा है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का ये यहाँ पे समय दिया गया है। और फिर यहाँ तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प 1, 2, 3, 4 हैं। इनमें से केवल एक ही सही है जिसका कि हमें उत्तर लिखना है। फिर चौथा है, आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो ये आप विद्यार्थियों के लिए सब निर्देश हो गया। फिर यहाँ से ये पहला ये अपठित गद्यांश है, ये शुरू होता है। अपठित गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ करके ही इसी में उसका उत्तर हम लिखेंगे। आप सभी को लिखना होगा। तो जैसा यहाँ है, निम्नलिखित समाचार को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। ये अपठित पढ़ना है और फिर जो सबसे अच्छा सटीक हो उसी को हमें यहाँ पे चुनना है। तो चलिए इसको पहले पढ़ लीजिए, क्या कहता है देख लीजिए। तो यहाँ है ये है, टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी जो है उसके बारे में कहा गया है। 6500 फीट की ऊंचाई पर आई नज़र, हवा में छलांग लगाती है उड़न गिलहरी। तो क्या कह रहा है कि हवा में छलांग लगा रहा है, तो लगा रही है उड़न गिलहरी। फ्लाइंग स्क्वेरल उड़ती नहीं बल्कि हवा में छलांग लगाती है, इससे लगता है कि वह उड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वेरल के शरीर में दाईं और बाईं तरफ अतिरिक्त त्वचा होती है जो छलांग लगाते समय फैल जाती है। साथ ही पैरों में भी त्वचा की झिल्ली होने के कारण यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। यह नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं मार सकती बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। फिर है, प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में जौनपुर ब्लॉक स्थित देवलसारी के जंगल में उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्वेरल देखी गई है। बीते अक्टूबर में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति की इस गिलहरी को देखा। अब विभाग के संरक्षण की तैयारी में जुट गया है। यह दुर्लभ गिलहरी बेहद कम स्थानों में दिखती है। समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवलसारी रेंज का जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में देवलसारी का जंगल फैला हुआ है। यह देवदार, चीड़ व बाज का घना जंगल है। गत 4 अक्टूबर को मसूरी वन प्रभाग के DFO साकेत बड़ोला अपनी टीम के साथ देवलसारी के जंगल के दौरे पर थे। इस दौरान रात को वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास फ्लाइंग स्क्वेरल देखने से वनकर्मी अचरज में पड़ गए। गिलहरी की फोटो लेने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक वह आँखों से ओझल हो चुकी थी। खुद DFO बड़ोला ने फ्लाइंग स्क्वेरल को देखा तो उसके बारे में जानकारी जुटाई। वन कर्मियों ने
बताया कि उन्होंने कई बार उड़ने वाली गिलहरी इस जंगल में देखी है। इसके बाद डीएफओ ने अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी। विभाग अब यहाँ फ्लाइंग स्क्वेरल के नुकबे की जानकारी जुटा रहा है। देवलसारी रेंज के रेंजर अनूप सिंह राणा ने बताया कि गिलहरी के वास स्थल के पास नज़र रखी जा रही है। तो ये हो गया आपका अपठित गद्यांश। अब हम इन्हीं गद्यांश में से जो पढ़े हैं तो उसका हम यहाँ पर खोज करके हम प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न का उत्तर छांट करके लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ दिया गया है, वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्योंकि अब इसमें क्या था, पहला है शर्मीली होने के कारण यह आसानी से दिखाई नहीं देती, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है, यह समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर मिलती है, फुर्तीले होने के कारण यह तुरंत ओझल हो जाती है। तो जो इसका सही ही है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। अगर इसका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो यह इतनी कम है कि यह कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर यहाँ दूसरा है, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो यह बहुत कम स्थान पर पाई जाती है, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है, इसके शरीर में झिल्ली होती है, यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। तो जो इसका सही हो जाएगा उत्तर, तो यह है कि यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। यह सही नहीं है क्योंकि यह ऊपर से नीचे छलांग मारती है, ना कि नीचे से ऊपर। तो इसका दूसरा हो जाएगा। फिर यहाँ है प्रश्न तीसरा, वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है। तो वन विभाग उड़न गिलहरी के परिवार की, उड़न गिलहरी के भोजन की, उड़न गिलहरी के आवास की, उड़न गिलहरी की संख्या की। तो यहाँ जैसा कि उसमें कहा गया है कि वन विभाग उड़न गिलहरी के परिवार की इसमें जानकारी जुटा रहा है। फिर यहाँ प्रश्न 4 है, वनकर्मी हैरान क्यों थे, क्योंकि गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। वे पहली बार गिलहरी की फ़ोटो खींच सके थे। जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी, उन्होंने उड़न गिलहरी को पहली बार देखा था। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि गिलहरी जो है गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी, इसलिए वनकर्मी हैरान थे। ऐसा उन्होंने उड़ने वाली गिलहरी इसके पहले और कभी नहीं देखे थे। फिर प्रश्न 5 है, प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है। कि पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी के उड़ने का प्रमाण मिलना, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का संरक्षण किया जाना, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का फोटोग्राफ प्राप्त होना, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना। तो इसका जो है 5वें का हो जाएगा कि यहाँ पे ये हो जाएगा कि दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टिहरी में पाया जाना। वहाँ के लोगों को यकीन नहीं था कि ये गिलहरी हमारे इतना आसपास भी हो सकती है, इसलिए वो आश्चर्यचकित थे। फिर 6वां प्रश्न है कि उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि पहला ऑप्शन है, यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकती है, यह ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है, इसके पैरों में दोनों ओर झिल्ली होती है। तो जो इसका सही है, तो इसका हो जाएगा कि ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है, इसलिए उड़ने की ही वजह से इसका उड़न गिलहरी नाम रखा गया। जबकि यह उड़ती नहीं है बल्कि क्या करती है, ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उड़ रही है, लेकिन वास्तव में ये उड़ती नहीं है। फिर यहाँ हम अगला देखेंगे अपठित। पहले अपठित देखेंगे, इसके बाद फिर हम इसी में से ढूंढेंगे। निम्न
यहाँ जो है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुने। तो यहाँ पर ये है इसका, तहखाने के अंदर जाऊं ना जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा, फिर जोर से सांस ली और कलेजे को पत्थर बना लिया, कौतूहलवश नीचे झुका। फिर यहाँ इतने वर्षों से तहखाने में भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी और अब वहाँ ताज़ी हवा फैली हुई होगी। इस विचार के साथ लंबे लंबे सपाट पत्थर पर हाथ रखकर एक पांव सुरंग के अंदर रखा। सीढ़ी मिल गई, उस पर मजबूती से खड़ा हो गया, धीरे से और 2 सीढ़ियों को पार किया और वहीं। तो इस प्रकार से इसमें एक जो व्यक्ति है कि जो तहखाना है तो उसमें अंदर जाने के लिए वह भ्रमित है कि अंदर जाएं कि ना जाएं, दुविधा में है। और यह कारखाना बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, तो उसमें विषैली गैस भरी थी, तो वह उसे सोच रहा है कि गैस निकली होगी या नहीं निकली होगी, जाए या ना जाए, ये सोच रहा है। तो फिर इसका आगे है, रुक कर टॉर्च से रोशनी अंदर फेंकी। जैसा अंदाज था वह तहखाना ही था। लगभग 20 फुट लंबा चौड़ा तहखाने की ठंडी हवा से अचानक घेर लिया और कांपने लगा। अंदर का दृश्य देखकर मैं हतप्रभ रह गया। जो कुछ देख रहा हूँ वह झूठ है या सच, यह विश्वास करने में भी कुछ समय लगा कि साहस करके बाकी सीढ़ियाँ पार कर एक कोने में जा खड़ा हुआ। तो जो उसके अंदर जा रहा था तो उसे ये भ्रम में था कि यह तहखाना ही है कि कुछ और है। 20 फुट वह लंबा चौड़ा था और उसमें ठंडी हवा भरी हुई थी। अंदर का दृश्य देख करके वह देखता ही रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। फिर वह अंदर जा करके बाकी सीढ़ियों के एक कोने में जा खड़ा होता है। फिर टॉर्च की रोशनी में जब ये पिताजी के मरने के बाद उनकी पहेली जैसी बात का मतलब तहखाने में चमकने लगा। फिर देवी के आभूषण जैसे मुकुट, वचन, हार, कंगन और भी ना जाने क्या क्या सब कुछ तहखाने में बिखरे पड़े थे। उन सभी को शायद सोने, हीरे, जवाहरात से भी बनाया गया होगा। एक एक पर जब रोशनी पड़ती आंखें चौंधिया जाती थी। इन सब के बीच पड़ा हुआ एक अनाथ अस्थि पंजर, उसके गले में रुद्राक्ष की माला, अंगुली पर पवित्र अंगूठी। बहुत ही नजदीक आकर ध्यान से देखा, सिर फटा हुआ था। नजदीक ही एक बड़ा पत्थर था जिसकी मार से शायद उसका सिर फटा था। मेरी आंखें भर आई, कलेजे में जोर का दर्द उठा। कई बार लंबी सांसें ली, मगर भय और चिंता दूर नहीं हुई। किंकर्तव्य मुड़ पीछे हटता गया और सीढ़ी पर बैठ गया। 22 साल पहले जो घटना घटी थी उस भयानक अंधकार में भी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई और वह वारिसपन यहीं खत्म कर दूं या अपने बेटे पोतों के सिर भी बांधूं। ये सवाल बिना जवाब के मेरे सामने नाचने लगे। तो इस प्रकार से जो इसमें ये अपठित है, तो अपठित में एक व्यक्ति भ्रमित होता है, फिर वह सोचता है कि अंदर जाएं या ना जाएं, क्या करें क्या ना करें। वह भ्रमित हो जाता है। जब वह अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ मुकुट, आभूषण, कवच और हार, कंगन, सभी प्रकार के जवाहरात तहखाने में वहाँ पड़े हुए हैं। ये सब देख करके इतना हीरा मोती उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। और वहाँ एक अनाथ अस्थिपंजर भी पड़ा था जो कि हड्डी का था। उसमें रुद्राक्ष की माला भी थी, अंगुली थी पवित्र, उसमें अंगुली में था अंगूठी थी। इस प्रकार से वहाँ का वो सब देख करके
उसकी आंखें भर आती हैं और जोर का दर्द भी होने लगता है लंबी सांसें लेने में। इस प्रकार से वह वहाँ भ्रमित हो जाता है। 22 साल की ये पहले की घटना है, तो इन्हीं में से हमको ये सब छांट करके लिखना है। तो जैसा कि इसमें हम ये पहला देख रहे हैं, यहाँ ये गद्यांश, तो ये हो जाएगा गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर कैसा था। तो यहाँ पहला है भयभीत था, उत्साहित था, असमंजस की स्थिति में था, विवश था। तो यहाँ उन्होंने वो जो था तो असमंजस में था कि जाएं कि ना जाएं। हमें बाहर से कहीं से प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, जो इसमें गद्यांश में पढ़े हैं हम उसी को यहाँ पे उत्तर में देंगे। फिर दूसरा है यहाँ पे कि लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया। तो इसमें क्या सोचकर तहखाने में धन संपत्ति मिलेगी, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी, तहखाने में सीढ़ियाँ होगी, तहखाने में अंधेरा होगा। तो वह यह सोच करके गया कि यहाँ पे गया कि जो तहखाना है उसकी जहरीली हवा निकल चुकी होगी। फिर इसके बाद है कि तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया। तो क्या याद आता है, 22 साल पहले की घटना, घर की धन दौलत, अपने बेटे पोते, अपने पाप पुण्य। तो इसमें उसको तहखाने की स्थिति को देख करके उसे 22 साल पहले की घटना याद आ रही है। यहाँ पे जैसा कि यहाँ इधर इसमें हम जैसे कि अपठित गद्यांश में हेरेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इधर ये जो है कि 22 साल पहले की घटना उसको याद आ रही है। तो इस प्रकार से हम इसी में से ढूंढ के ये सब लिख सकते हैं। फिर यहाँ अगला है 10वां है प्रश्न कि लेखक की आंखें चौंधिया जाती थी। क्यों चौंधिया जाती थी? जब उसने अस्थिपंजर को देखा, जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती, जब उसने इतना बड़ा तहखाना देखा, जब उसने माला और अंगूठी देखी। तो इसका वो क्यों हो जा रहा था, चौंधिया जा रही थी कि जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ी तो वह हीरे जवाहरात एकदम से इतना चमकने लगे, पूरी उसकी आंखें ही ढकने लगी, चौंधियाने लगी। फिर अगला है प्रश्न 16, यहाँ पे फिर प्रश्न 11 है, गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है? जमीन की, संपत्ति की, पाप पुण्य की, खेतीबाड़ी की। तो इस गद्यांश में हमें यहाँ पे वारिसपन का मतलब है कि पाप और पुण्य से, कि पाप है कि पुण्य है उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। फिर यहाँ अगला है प्रश्न 12, लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? वह अपनी जमीन जायदाद किसे दे, वे आभूषण किसके हैं, वह अस्थिपंजर किसका है, वह वारिसपन को यहीं खत्म कर दे या नहीं। तो लेखक किस प्रकार के सवाल से भ्रमित था तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह वारिसपन को यहीं खत्म कर दे या नहीं, या अपने नाती पोते को भी दे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। जैसा कि अगर हम इसको देखना चाहें तो इसका प्रश्न हम इसमें अपठित गद्यांश में ढूंढेंगे तो इसका यहाँ ये मिल जाता है कि वह वारिसपन यहीं खत्म कर दूं या अपने बेटे पोते के सिर भी बांधूं, इसका यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ढूंढेंगे तो सबका मिल जाएगा। तो बार बार हम ना ढूंढते खिसकाते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
और फिर इधर देखते हैं अगला हम, तो ये इधर तक का हो गया था। ये फिर ये अगला फिर यहाँ अपठित आता है। तो अगला अपठित हमारा क्या है कि निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। ये एक विज्ञापन है और इस विज्ञापन को हमें पढ़ना है और इसी में से हमें उत्तर ढूंढ के लिखना है। तो हमारी नज़र आप पर है। ये एक हो गया विज्ञापन, अपनी अघोषित आय की घोषणा आज ही करें। आय घोषणा योजना 2016 30 सितंबर 2016 तक लागू है। ये जो आ रहा है, फिर इधर उनकी जो है, तो ये पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित, ये भी उनकी वेबसाइट हो गई। अभी ये भी वेबसाइट ही है। तो इस प्रकार से इसमें ये जो कह रहा है आय घोषणा योजना 2016 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आकर्षण फिर इधर घोषणाकर्ता को घोषित बेनामी संपत्ति को बिना प्रतिफल के 1 वर्ष के अंदर हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप पूंजी अभिलाभ अथवा TDF दे नहीं होगा। ये है। फिर इधर है, इस योजना के अंतर्गत वैध घोषणा गोपनीय रहेगी। किसी संस्था के साथ इस सूचना की साझा नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी। तो ये है। और ये जो है एक यहाँ पे ये आयकर विभाग द्वारा ये प्रेषित किया गया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे रहा विज्ञापन। अब हम इसी के आधार पे यहाँ हम इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि ये 13 है, प्रश्न 13, आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो विज्ञापन के ही आधार पे हम देखेंगे विदेश विभाग, गृह विभाग, आयकर विभाग, जहाजरानी विभाग। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आयकर विभाग द्वारा ये जारी किया गया है, जैसा कि यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि ये। तो इसी प्रकार से हम इसका अगला देखेंगे। प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है। तो पूरी आय, अघोषित आय, मासिक आय, वार्षिक आय। तो इसमें इस प्रकार का जो है, तो इसमें घोषणा किया गया है ये मासिक आय के बारे में इसमें घोषित किया गया है। फिर यहाँ पे अगला है 15 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है। आयकर आयुक्त को निजी ईमेल में लिख कर भेजना, आयकर आयुक्त को मौखिक रूप से बताना, आयकर आयुक्त के पास अघोषित आय भिजवाना, आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। तो इसको हम किस प्रकार से भिजवा सकते हैं। तो इसका सही हो जाएगा कि आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करके हम यहाँ पे भिजवा सकते हैं, जैसा कि उसमें अपठित गद्यांश में था। फिर प्रश्न 16 का है, आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। तो क्या साझा नहीं करते हैं, आपकी अघोषित आय की सूचना, आपकी कुल संपत्ति की सूचना, आय घोषणा योजना की सूचना, आपकी कुल जमा पूंजी की सूचना। तो इसमें उन्होंने आय घोषणा योजना की सूचना जो है इसको घोषित नहीं करते हैं, किसी से साझा नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। फिर यहाँ है प्रश्न 17 है ये, इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है। तो कौन सी सलाह, वेबसाइट, डाक, ईमेल, फोन। तो इसमें उन्होंने
इस वेबसाइट में उन्होंने यहाँ पर जो ये फ़ोन है, फ़ोन को ना अपनाने का बात कही गई है। फ़ोन के माध्यम से वो नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है 18 प्रस्तुत युग जापान में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है। इसमें पहले में है 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर 2017, 30 सितंबर 2015, 30 दिसंबर 2016। तो इसमें कही गई है 30 सितंबर 2016 तक की। फिर यहाँ अगला यहाँ पे अपठित है यहाँ अगला अपठित आ जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे हम ये पहले जो अपठित है उसको पढ़ेंगे कि नियत नाम के गाँव, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि नियत नाम के गांव में यह माना जाता है कि धान की आत्मा घर की सबसे बूढ़ी माँ में निवास करती है। वहाँ एक कहानी चलती है कि किसी जमाने में धान का दाना नारियल जितना गोल बड़ा होता था। यानी एक कहानी बता रहे हैं कि एक पहले ज़माना था, गांव था, जिसमें कि धान की आत्मा एक बूढ़ी माँ में निवास करती थी। और वह धान इतनी बड़ी होती थी जितना बड़ा कि जो नारियल होता है उतना बड़ा। पकने पर मोटे गोल यहाँ से है। वहाँ एक कहानी चलती है कि किसी ज़माने में धान का दाना नारियल जितना गोल और बड़ा होता था। पकने पर मोटे गोल दाने फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए खुद की झोपड़ियों में आ जाते थे। उनके स्वागत में हर झोपड़ी सजाई जाती थी। एक बार कोई वह सुस्त नियतनामी किसान बिना सजाए अपनी झोपड़ी बंद करके सो गया। बस उसी दिन से धान महाराज ऐसे रूठे कि नारियल सा बड़ा रूप त्याग कर बारीक चावल बन गए। खुद ही लुढ़क कर आना भी छोड़ दिया। अब तो पूरी मेहनत करो, खेत जोतो, बो, रोपो, निराओ, पानी लगाओ, कीड़े मारो, पकने पर काटो, गहाई करो तो धान के दाने घर आएंगे। जब खेत तैयार करके पानी भरा जाता है तो लगता है जैसे रूपहली चांदनी बिछी हो। यही खेत धान की रोपाई के बाद हरियाली के सागर में बदल जाते हैं। सागर में बनती मिटती लहरों की तरह हरे धान के खेत पर भी हवा वहाँ समा बांध देती है। पकने पर धान के सुनहले खेत नदी में नहाए लगते हैं। इन दिनों एक मीठी सी धानी सुगंध हवा में तैरती रहती है। बालियों में से अनाज के दाने अलग करने की क्रिया को गहाई कहते हैं। किसी ज़माने में पूरे गांव का एक खलिहान होता था। अब तो हाल यह है कि घर में अगर 4 भाई तो उनके खेत भी अलग, खलिहान भी अलग और चूल्हे भी अलग अलग। नहीं तो पूरा गांव मिलकर जहां फसल पहले पकी उस खेत का धान पहले काटते। किसी ज़माने में चांदनी रात में खलिहान में इकट्ठे होकर गांव के लड़के लड़कियों आपस में हंसी मजाक करते हुए दाएं चलवाते थे। युवकों और गांव की युवतियों के वे गीत अब तो इन थ्रेशर मशीनों की गुर में डूब गए हैं। तो ये रहा अपठित। तो इसमें क्या कहा जा रहा है
कि ये किसान से संबंधित है कि पहले एक ऐसा ज़माना होता था कि जो इतना बड़ा धान होता था कि वो खुद लुढ़कते हुए घर तक आ जाता था। उसके स्वागत में लोग घर को, झोपड़ी को सजाते थे, घर को सजाते थे। लेकिन एक दिन एक एक किसान ने घर को नहीं सजाया, जिससे कि धान रूठ जाती है, धान महाराज रूठ जाते हैं। और तभी से यह धान का रूप छोटा चावल की तरह हो जाता है। और खुद से अपने से किसानों को मेहनत करते हैं, तब वो जोतते बोते हैं, लगाते हैं, रोपाई करते हैं, निराते हैं, कीड़े कोड़े सब मारते हैं और घर तक लाना पड़ता है। नहीं तो पहले, इसके पहले खुद अपने आप ही कहा जाता था कि आ जा रहा है। और अब हाल ये है कि खुद पहले ऐसा होता था कि एक ही खलिहान होता था, जिसका पहले धान पकता था, सब लोग मिल कर के उसका गहाई निराई कर देते थे जिसका पकता था। लेकिन अब के ज़माने में तो जितने घर हैं उतने खेत, भाई भाइयों का भी अलग अलग हो चुका है। इसमें यही बताया गया है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, अपठित का जो है। तो प्रश्न 19, धान के संबंध में नियत नाम के गांव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी? तो कौन सी बात प्रचलित नहीं थी? धान का दाना नारियल जितना बड़ा होता था, ये प्रचलित था। किसान द्वारा उचित स्वागत न पाकर धान रूठ गया था, ये भी जो है तो सही है। फिर यहाँ अगला है, धान लुढ़क कर अपने आप घरों में पहुँच जाता था, इसका ये तीसरा हो गया। फिर चौथा है कि लोग धान को फुटबॉल की तरह प्रयोग में लाते थे, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। किसान द्वारा उचित स्वागत न पाकर धान रूठ गया था, इसके पहले वो स्वयं लुढ़क करके आ जाता था। फिर यहाँ प्रश्न 20 है, धान उगाने के लिए सही क्रम है। तो धान उगाने के लिए सही क्रम क्या है? खेत जोतो, बो, रोपो, पानी लगाओ, काटो, गहाई करो। दूसरा है खेत जोतो, रोपो, बो, पानी लगाओ, काटो, गहाई। फिर तीसरा है पानी लगाओ, खेत जोतो, बो, रोपो, काटो, गहाई। फिर चौथा है खेत जोतो, बो, कीड़े मारो, रोपो, पानी लगाओ और गहाई। तो इसका जो है तो सही उत्तर हो जाएगा ये कि खेत जोतो, बो, कीड़े मारो। यानी कि जैसे खेत पहले जोतेंगे, फिर बोएंगे, फिर जो उसमें कीड़े हैं, कीड़े को भी मारेंगे। अगर कीड़े नहीं मारेंगे तो बीज को पूरा खा जाएगा। कीड़े मारेंगे, रोपेंगे, पानी लगाएंगे और फिर गहाई करेंगे। इसका सही रूप ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला है प्रश्न 21 है, फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते हैं? फसल पकने के बाद तो सुनहले रूपहली चांदनी से भरे, नदी में नहाए, मीठी सी सुगंध वाले। तो इसका जो है तो हो जाएगा इस अपठित गद्यांश के अनुसार कि नदी में नहाए। फिर यहाँ प्रश्न 22 है, धान की रोपाई के बाद खेत कैसे लगते हैं? रूपहली चांदनी जैसे, सुनहली धूप जैसे, धानी सुगंध लिए, लहराती हरियाली जैसे। ये जब रोपाई होने के बाद ये लहराती हरियाली जैसे ये दिखने लगते हैं। फिर यहाँ है प्रश्न 23 है, गहाई क्रिया कहते हैं। गहाई क्रिया किसको कहते हैं? तो बालियों से दाने अलग करना, धान की पौंद लगाना, खेत को निराना, पौधे पर लगे कीड़े मारना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बालियों से दाने अलग करने को ही गहाई कहा जाता है। फिर यहाँ प्रश्न 24 है, खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है? युवक युवतियों द्वारा दाएं चलवाते समय उसकी हंसी सुनाई देती है। पूरे गांव का एक ही खलिहान होता है। थ्रेशर मशीनों की
गुरगुर सुनाई देती है। सभी मिलकर फसल काटते हैं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पूरे गांव का एक ही खलिहान होता है। ये खेती आज के ज़माने में ये परिवर्तन हो गया है। ये आज के ज़माने में नहीं हो रहा, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, जबकि पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था। फिर है अगला अपठित है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही विकल्प का चयन इसमें करना है। तो यहाँ है, जाड़ों के दिन थे, फतहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जा कर के उनके मुंह से आवाज़ निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? तो यहाँ जो शारदा थी तो दफ्तर का चपरासी है। फतहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी, क्या साहब ने बुलाया है? तो जो यहाँ एक व्यक्ति है जो कि फतहचंद नाम है उसका, तो वह 5:30 बजे ड्यूटी से लौट के आता है दफ्तर से। और आता है तो वह आकर के चुपचाप चारपाई पे 15-20 मिनट लेट जाता है और उसको ऐसा लगता है हिलने डुलने की आवाज़ भी नहीं आती, न तो कोई मुंह से आवाज़ निकलती है। वह डेली का ही उसका ऐसा रवैया रहता है। और तभी वह उसे मालूम पड़ता है कि कोई आया है। तो शारदा पूछती है, बताती है कि दफ्तर का चपरासी है। तो वह सहम कर यानी उठ कर के आता है, पूछता कि चपरासी से बोलता है कि साहब ने क्यों बुलाए हैं। तो यहाँ पर शारदा कहती है, कहाँ कहता है? यहाँ शारदा, हाँ कहता है, साहब बुला रहे हैं। यह कैसा साहब है तुम्हारा, जब देखा बुलाया करता है। सवेरे के गए अभी लौटे हो, फिर भी बुला हुआ आ गया। फतहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लो किस लिए बुलाया है। मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। फतहचंद ने जल्दी जल्दी एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। तो चपरासी कहता है कि आपने बहुत देर कर दी, जल्दी जल्दी लपक चलिए, नहीं कि दौड़ के चलिए, नहीं तो फिर वहाँ डांट पड़ेगी। तो यहाँ पे बेचारे बाबू फतहचंद धीरे धीरे जाते थे। किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुँचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरह देखते थे और किसी को न आता देखकर मन में झल्लाते थे। देखते ही कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी, हाजिर हुआ। साहब बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। तो यहाँ फतहचंद बोलता है, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता। साहब बोलता है, यहाँ फिर तुम गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। तो इस प्रकार से उसको डांट मिलती है और वह जाकर के ऑफिस से फाइल लाता है। और फिर फतहचंद ने कहा, कौन सा फाइल? साहब बोलता है, यहाँ की वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई, चुपके से चल पड़े और दफ्तर में
और दफ्तर ना गए, जा कर के करते ही क्या, वो जा कर के करते ही क्या वहाँ, क्योंकि उन्हें फाइल मिली ही नहीं थी। साहब ने फाइल का नाम तक ना बताया, धीरे धीरे घर की ओर चले। तो उन्हें पता नहीं था कि कौन सी फाइल साहब मंगा रहे हैं, इसलिए वह जाकर करते भी क्या और फिर धीरे धीरे इस प्रकार से घर की ओर चल देते हैं। चलिए इस गद्यांश से देखते हैं, अपठित गद्यांश से, कि यहाँ ये प्रश्न जो 25 है कि फतेहचंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे। तो क्यों नहीं बोलते थे? उन्हें नींद आ रही होती थी, उनका मौन व्रत होता था, वे थके हुए होते थे, उनकी आवाज़ चली जाती थी। तो इसमें जो है कि उनकी आवाज़ चली जाती थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोलते थे। फिर यहाँ अगला है प्रश्न 26 है, कहानी का साहब था कैसा था? घमंडी था, दयालु था, विनम्र था, मेहनती था। तो जो कहानी का जो साहब था वह बहुत घमंडी था, इसीलिए दूसरे को परेशान करता था। फिर प्रश्न 27 है, फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे? क्यों जले थे? सर्दी का मौसम था, चिराग जलाने का रिवाज था, उन्हें अंधेरा बर्दाश्त नहीं था, साहब का हुक्म था। तो इसमें ये हो जाएगा कि सर्दी का मौसम था, इसलिए चिराग जल चुका था। फिर अगला है प्रश्न 28 है, साहब को देखकर फतेहचंद का खून क्यों सूख गया? फतेहचंद को देर हो गई थी, साहब बहुत गुस्से में थे, फतेहचंद फाइल भूल गए थे, साहब 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि साहब बहुत गुस्से में थे, इसलिए उसको देख करके फतेहचंद का खून सूख गया। फिर प्रश्न 29 का हो जाएगा, कहानी के अंत में फतेहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए? तो क्यों नहीं गए? दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, दफ्तर जाने का कोई नुकसान नहीं था, दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था, वे बहुत थक चुके थे। तो इसमें उन्होंने हो जाएगा, दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था, जाते भी तो अब वहाँ वो क्या करते, क्योंकि फाइल तो उन्हें मिली ही नहीं थी। फिर यहाँ प्रश्न 30 है, चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतेहचंद ने क्या अनुमान लगाया? जब फतेहचंद जब सुने कि चपरासी घर पे आया तो क्या उन्होंने अनुमान लगाया? दफ्तर अभी भी खुला होगा, चपरासी फाइल लाया होगा, साहब बहुत नाराज होंगे, साहब ने बुलाया होगा। तो उनको यह अनुमान लगा यहाँ सुन करके कि साहब ने बुलाया होगा, इसलिए चपरासी बुलाने के लिए आया होगा। फिर अगला है प्रश्न 31 है, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो मीठा से कौन सी? मिठाई, मिठास, मिष्ठान्न, मीठी। तो इससे हो जाएगा जो है मीठा शब्द से यहाँ मिठाई, मिठास होता है, मिठास से ही मीठा शब्द बनाया जाता है। फिर यहाँ प्रश्न 32 है, प्रकृति का विलोम है। तो प्रकृति का विलोम क्या है? सामान्य, अकृत्रिम, कृत्रिम और असामान्य। यहाँ हो जाएगा इसका प्रकृति, यानी जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया तो उसका हो जाएगा कृत्रिम, कृत्रिम हो जाएगा, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया। फिर अगला है प्रश्न 33 है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? चौराहा, रसोई घर, दशानन, रातों रात। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर दशानन, जिसका कि कोई भी पक्ष इसमें प्रधान नहीं होता है, बल्कि उसका अलग ही अर्थ निकलता है। फिर यहाँ प्रश्न 34 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित लोकोक्ति द्वारा कीजिए। पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताज़ी सब्जियां भी ले आए, यह तो वही बात हुई।
हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऊंची दुकान फीके पकवान, भैंस गई भैंस पानी में। तो इसका सही हो जाएगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोगुना फायदा। एक फायदा तो ये हुआ कि पिताजी टहल भी लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए फायदा है, और दूसरा सब्जियां भी लेते आए। फिर यहाँ प्रश्न 35 है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण यानी जो किसी दूसरे की जो यहाँ विशेषता बता रहा है। तो क्या विशेषता बता रहा है यहाँ पे? ये तुम घर जाओ, 2 किलो चावल ले आओ, उसके साथ मत खेलो, घोड़े पर मत चढ़ो। तो ये जो हमारे ये तो तीनों हैं। तो इसमें से ये आदेश देने की बात हो रही है, और जो यहाँ पे विशेषण है तो विशेषता ये बता रहा है कि तुम घर जाओ, यानी कि तुम घर जाओ, ये विशेषता यहाँ पे बता रहा, विशेषण हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न 36 है, आकाश में बादल जो है, बादल छाए हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो जो बादल छाए हैं, बादल है, इसका हमें यहाँ पे पर्यायवाची लिखना है। तो बादल का पर्यायवाची नीर, अनिल, जलज, मेघ। तो यहाँ पे बादल का पर्यायवाची हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेघ भी कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेघ। फिर अगला 37 है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान का जो है तो किस में हुआ है? मेज के ऊपर चढ़ो, बच्चा सांप से डर गया, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा जो अपादान का जो है, तो यहाँ अपादान का ये यहाँ पे चिन्ह होता है से। तो जिसमें से लगा होता है वही इसका उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ बच्चा सांप से डर गया, ये उसका हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न 38 है, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे है हमें सही, फिर यहाँ है गलत, खराब, गलती, खराब, गलत, बुरा। तो इसमें हो जाएगा कि हमें सही और गलत का अंतर करना आना चाहिए कि कौन सा सही है और कौन यहाँ पे सही और यहाँ पे हो जाएगा सही और गलती का अंतर करना आना चाहिए। नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ये गलत। तो यहाँ पे हमें सही और सही गलत का अंतर करना आना चाहिए, ये हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न 29 है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें से हमें सरल वाक्य खोजना है। कौन सा सरल वाक्य है? गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, रवि खेल रहा है, जो करेगा सो भरेगा, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। तो इसमें से ये जितने हैं, तो और ये जैसे ये हो गया संयुक्त वाक्य, ए भी है, ए भी हो गया। लेकिन इसमें से सरल वाक्य ये है कि रवि खेल रहा है, ये जो है तो सरल वाक्य में आ जाएगा। फिर अगला है प्रश्न 40 है, जय जो है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर जीत के अर्थ में प्रयुक्त होगा? तो अगर हम जय में हम अगर यहाँ वि जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? विजय। इस प्रकार से विजय हो जाएगा, और विजय का अर्थ होता है कि जीत। तो यहाँ पे हम बी में जोड़ देंगे, अगर आ में जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, इसलिए बी में हम जय जोड़ देंगे तो विजय हो जाएगा। विजय का अर्थ होता है जीत। यहाँ फिर अगला है 41 है, शोर मचाते बच्चों से माँ ने कहा, तुम सबने बुरी तरह परेशान कर रखा है। रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त उचित मुहावरा क्या रहेगा?
तो परेशान करने का मतलब यहाँ इसका अर्थ नाक में दम करना, दांत दिखाना, नाक भौं चढ़ाना, सिक्का जमाना। तो यहाँ पे इसका सही अर्थ हो जाएगा कि बुरी तरह परेशान कर रखा है का सही मुहावरा होगा नाक में दम करना। फिर यहाँ है 42 है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है, यानी जो संयुक्त वाक्य नहीं है उसे हमें छांटना है। तो संयुक्त वाक्य में जहाँ लेकिन, किंतु, परंतु, और, तब, तथा, यथा जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे संयुक्त वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए और इन सभी में और लगा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। लेकिन इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं है में कौन सा हो जाएगा कि उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा, ये वाला जो है तो सही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है प्रश्न 43 है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? तो सकर्मक क्रिया का यहाँ पर वाक्य में प्रयोग है, लड़का दौड़ा, मेरा बच्चा सोता है, बच्चा रो रहा है, शेखर ने राज को चॉकलेट दी। तो यहाँ पे सकर्मक में हो जाएगा लड़का दौड़ा। फिर अगला है 44 है प्रश्न, उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो इसमें से वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर शनिवार वह घर, तो यहाँ घर जाता, जा, गया, सोता। तो इसका सही हो जाएगा हर शनिवार वह घर जाता है। अगर दूसरा जोड़ेंगे तो सही सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। फिर अगला है यहाँ 45, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे द्वारा कीजिए। मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पिताजी, 14वीं का चांद, तिल का ताड़, बाग बाग, ईद का चांद। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 14वीं का चांद हो गए, यानी उनके मन में उत्सुकता आ गई कि अब मेरा बेटा और आगे पढ़ सकता है और कॉलेज कर सकता है। फिर अगला है प्रश्न 46 है, वान प्रत्यय वाला शब्द है। तो वान में जैसे जवान, सावन, दयावान, दीवान। तो अगर हम इसमें वान हटा देंगे तो क्या बनेगा, इसमें जो है दयावान में ये वान प्रत्यय है, क्योंकि अगर हम इसका जो प्रत्यय वान हटा भी देते हैं तो दया बचता है। अगर सब में अगर वान को हटा देंगे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। इसलिए अगर सही शब्द है तो दयावान वाला ही शब्द इसका सही है। फिर अगला है, तालाब में हंस तैर रहे थे, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, यहाँ तालाब जो है, देख रहे हैं कि यहाँ तालाब में रेखा खींचा गया है, इसलिए यहाँ तालाब रेखांकित शब्द है। तालाब का यहाँ पर्यायवाची पूछा है, तो समुद्र, सरोवर, झरना, नदी। तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पे सरोवर। फिर अगला है 48 का है, विद्यासागर सामासिक पद का विग्रह है। तो विद्यासागर में सामासिक पद करने, उसका हम समास विग्रह अगर करेंगे तो इसका होगा, पहला यहाँ पे है विद्या में सागर, विद्या का सागर, विद्या के लिए सागर, विद्या और सागर। इसका सही हो जाएगा विद्या का सागर। फिर प्रश्न 49 है, वह खाना खाकर, खाली स्थान है वापस आ जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त अव्यय द्वारा कीजिए। तो इसका उपयुक्त अव्यय क्या हो जाएगा, सहित यहाँ पे इसका सहित आगे जल्दी लेकिन। तो वह खाना खाकर यहाँ जल्दी वापस आ जाएगा, इसका सही हो जाएगा जल्दी।
फिर यहाँ प्रश्न 50 है, पंकज के साथ कौन जाएगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा के बदले में प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम पर जो प्रयोग किया जाता है वह क्या है? संज्ञा। वहाँ पे सर्वनाम होता है। जैसे पंकज संज्ञा हो गया, साथ कौन जाएगा, तो यहाँ पे पंकज के साथ कौन जाएगा में क्या यहाँ पे साथ, तो यहाँ जैसे कोई लड़का ही हो जाएगा तो ये भी क्या कोई लड़का ही है, तो ये भी संज्ञा में ही आ जाएगा। यानी साथ में जा रहा है तो यहाँ भी लड़का ही या लड़की कोई आ रहा है, लेकिन यहाँ सर्वनाम पूछा इसलिए यहाँ कौन हो जाएगा। कौन में यानी कोई भी हो सकता है। कौन किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग यहाँ किया जा रहा है, नाम न बता करके यहाँ प्रयोग, तो इसका यहाँ कौन हो जाएगा। फिर यहाँ प्रश्न 51 है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है उसकी। फिर यहाँ सांस, तो ये पढ़ा एक ही जैसे जा रहा है लेकिन लिखने में अंतर होता है, तो यहाँ पे इसके हो जाएगा सही कि उसकी सांस गले में ही अटक गई, तो यहाँ ये वाला सांस प्रयोग किया जाएगा। फिर यहाँ अगला है प्रश्न 52 है, किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है। तो नी किस में लगा है यहाँ पे देखिए, हिरनी, मोरनी, मालिनी, रानी। तो इसमें मोरनी में क्या नी प्रत्यय लगा है, क्योंकि मोर होता है, मोर में अगर नी प्रत्यय लगा देंगे तो मोरनी हो जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है, तो आप कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, पढ़ लें, सुन लें, ताकि आपको आने वाले परीक्षा में पूरे अच्छे अंक मिल जाएं। और हमारे वीडियो को भी सब्सक्राइब लाल बटन दबा के कर दीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका जानकारी प्राप्त कर सकें। और बेल आइकन भी, घंटी को भी दबा दीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन की जब भी वीडियो डालेंगे तो पहुंच पाएगा। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, वो भी पढ़ सकें, और कहाँ क्या गड़बड़ी है, कहाँ कैसा और होना चाहिए, या फिर किस विषय में और हम वीडियो बना सकें, तो उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर दीजिए, ताकि हम फटाफट आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते रहें। फिर चलिए अगला देखते हैं यहाँ। तो फिर चलिए जैसा कि अगला देखते हैं कि प्रश्न 52 है, किस शब्द में ईन प्रत्यय लगा है। तो ईन तो किस में, जैसे महीन, तीन, मशीन, नमकीन। तो अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो ईन अगर हटा देंगे, ईन प्रत्यय देखेंगे तो इसमें नमकीन वाले में ए लगा है, क्योंकि इन अगर इसमें से निकाल देंगे इन तो क्या हो जाएगा, इसका माँ बस बचेगा, इसका कुछ बचेगा ही नहीं, इसका भी माँ बचेगा। तो अब इसका अगर इन हटा देंगे तो इसमें नमक बचेगा। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा नमकीन। और यहाँ प्रश्न 54 का है, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। तो 4 मासों का चौमासा, चतुर्मासी, 4 मासी, चौमासा। तो इसका सही हो जाएगा चौमासा। फिर यहाँ प्रश्न 55 है, जिस पर भरोसा ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो क्या है, भ्रामक, संदेहास्पद, संकाल, अविश्वसनीय। तो जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते उसके अविश्वसनीय कहा जाता है। फिर अगला है प्रश्न 56 कि सोनी ने गुड़ के साथ रोटी
खाई यानी गुड़ के साथ रेखांकित पद में कारक है। तो इसमें यहाँ पर कौन सा कारक है? तो करण, कर्म, अपादान, अधिकरण। तो इसमें हो जाएगा इसका सही करण। करण में से के द्वारा के साथ इस प्रकार से लिखा जाता है। प्रश्न यहाँ पर 57 है, सरल वाक्य कौन सा है? तो इसमें हमें सरल वाक्य देखना है। तो सरल वाक्य में क्या होता है कि लेकिन, किंतु, परंतु और ये सब नहीं होता है। तो जैसा हम इसमें देखेंगे, माली तन को पौधे लगाना सिखा रहा है, यहाँ पे है होगा। अनस पुस्तक लाया और पढ़ने बैठ गया। उसने बताया कि वह तो वहाँ नहीं जाएगा। सूरज ने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह सफल हो गया। तो इसमें जैसा कि देखिए, इसमें भी और लगा है, इसमें की लगा हुआ है, इसमें इसलिए लगा है। तो लेकिन, किंतु, परंतु, की, यथा तथा जहाँ लगा होता है वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पर कि माली तन को पौधे लगाना सिखा रहा है, सरल वाक्य है। फिर अगला है प्रश्न 58 है, किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, नीला हारमोनियम बजाती है, किसान धान बो रहा है, वह सर्वोदय विद्यालय में पढ़ती है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा सही कि नीला हारमोनियम बजाती है। फिर अगला है 59, वीर योद्धा रणभूमि में प्राण दे देते हैं पर भागते नहीं। रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो इसका जो है रेखांक, पीठ नहीं दिखाते, मुंह की नहीं खाते, हवा नहीं हो जाते, बाल भी बांका नहीं होने देते। तो इसका सही हो जाएगा कि पीठ नहीं दिखाते, यानी पीठ दिखाकर भागते नहीं हैं, वह सामना करते हैं। फिर प्रश्न 60 है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, रेखांकित शब्द है। तो जो धीरे धीरे है तो यह किस प्रकार का शब्द है? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ऋतुवाचक क्रिया विशेषण। तो जो धीरे धीरे चल रही है इसमें इसका सही हो जाएगा ऋतुवाचक। तो इस प्रकार से आपके 2021 हिंदी का लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का ये राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का प्रश्न पत्र हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा और अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमसे ऐसा ही पूछें। तो चलिए हम अब यहाँ पर